तो थर्ड सेमेस्टर 2022 मैथ का गणित का पेपर था, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न की हम बात करें तो इसमें ये दिया हुआ है, लघुगणकीय रूप दिया हुआ है इसका, और क्या है, हमें घातांकीय रूप इसका पता करना है। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है, जो ये बराबर के बाद दिया हुआ है, लोग दिया हुआ है, बराबर के बाद दिया हुआ है, ये क्या होती है, हमेशा पावर होती है। पावर होती है, घात होती है। घात होती है, किसकी घात होती है, ये छोटा सा लिखा हुआ होता है, ठीक है। बीच वाले को छोड़ के हम बात करें, अगर मैं इसे मिटा दूं 81 को, तो हमारे पास 3 और 4 बचेंगे। तो इसे ऐसा का ऐसा ही लिख दो, मैंने लिख लिया 3 की पावर 4, और यहाँ बीच में क्या था 81, तो बराबर 81 इसका हो जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 की बात करूं तो साधारण ब्याज का सवाल था। साधारण ब्याज का सवाल था, सिंपल सा। उसने कहा है कोई संख्या 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। सवाल नंबर 2 की बात करूं, साधारण ब्याज का सवाल है। वो कह रहा है साधारण ब्याज में 5 वर्ष में कोई राशि दुगनी हो जाती है। तो मैंने मान लिया मेरा 1 रुपया था, तो 5 वर्ष में 1 का कितना हो गया, 2 रुपया हो गया 5 वर्ष में, ठीक है जी। अब अगले 5 में क्या हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज है तो 2 पे फिर 1 रुपये का ब्याज लग जाएगा, तो मतलब 3 हो जाएगा अगले 5 वर्ष में। तो यही हमारा उत्तर हो जाता है। तो हमें कितना टाइम लग गया, 5 वर्ष प्लस 5 वर्ष, ये हमारा 10 वर्ष जो है, ये सही उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है, तो आंसर क्या हो जाता है इसका, आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 10 वर्ष। 10 वर्ष, ठीक है जी। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, प्रश्न नंबर 3 हमारा ये रहा। ये दिया हुआ था, इसके गुणनखंड करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका है। देखो सबसे पहले क्या है, हम स्टार्टिंग के 2 ले लेते हैं, एक तो ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। इसमें देखते हैं ऐसा क्या नंबर है जो दोनों के पास है। हमें पता चला जो x² है वो दोनों के पास है। तो हमने क्या किया, x² हमने कॉमन ले लिया, x² कॉमन ले लिया, और बाकी अंदर क्या बच गया, बाकी बच गया p² और c²। तो p² प्लस c²। देखो अगर मैं x यहाँ से कॉमन ले लूँगा, यहाँ से मैं x हटा देता हूँ, तो p² और c² बच जाता है कि नहीं। तो इसी तरह से हम कर देते हैं। तो मैं वापस से लिख देता हूँ x² और यहाँ पे भी x² था, ठीक है। अब हम सेम चीज हम अगले में करेंगे। हम देखेंगे क्या है, दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम क्या है, a माइनस a क्या है, इसके पास भी माइनस a है और इसके पास भी माइनस a है। तो दोनों को हम माइनस a हटा देंगे, कॉमन ले लेंगे। तो मैंने ले लिया माइनस a, अलग हटा दिया, और बचा क्या, c² प्लस p²। तो c² प्लस p² को मैं p² प्लस c² भी लिख सकता हूँ। क्यों, अगर मैं 5 प्लस 3 लिख रहा हूँ या 3 प्लस 5 लिख रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आना है। तो मैं इसे क्या कर लूँगा, p² प्लस c² लिख लेता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे p² c² है और यहाँ पे p² c² है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से इसको कॉमन ले लेता हूं। मैं फिर से इसको कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, p² प्लस c² को मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां से हटा दूं, मैं गायब कर दूं, तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर तो बचेगा x², तो यहां पे लिख लिया मैं x², और यहां पे बचेगा माइनस a। तो ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाता है जी। सवाल नंबर 4 की बात करूं तो क्या है, ये सेट सबसेट का सवाल है। ए दिया हुआ है x क्या है, सम संख्या है और 9 से छोटी है। पहले सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर्स होते हैं। इवन नंबर मतलब जो 2 से भाग हो जाए या 2 से कट जाए पूरे। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी है जो 9 से छोटी है और 2 से भाग हो जाती है, वो कौन कौन सी है, एक तो 2 ही हो गया, 2, 4, 6, 8, और इससे वो बड़ी हो जाएगी, 10 बड़ी हो जाएगी 9 से, तो उसे नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर b के पास कौन से नंबर है जो a के पास भी है वो हम काट देंगे। तो b के पास ऐसे कौन कौन से नंबर है, 4 की बात करें 4 a के पास भी है, 8 की बात करें 8 a के पास भी है। तो हमारे पास क्या बचा, 7 और 3 बचा। तो b माइनस a कितना हो जाएगा, 7 और 3 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 7
और 3, यही हमारा सही उत्तर था जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 7 और 3 सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 की बात करूं तो 2 वृत्त दिए हुए हैं जिसका क्या है त्रिज्या 5 है और 3 है, और क्या है इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है 10 दी हुई है। तो इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, बस ये देखना है कि क्या ये सर्कल मिले हुए तो नहीं है। अगर ये नहीं मिले हुए तो इनके बीच में कितनी स्पर्श रेखा बन सकती है। तो 10 है इनके बीच की दूरी, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे से दूर है, और दोनों एक दूसरे से दूर है तो इस पर स्पर्श रेखा एक तो ये खिंच जाएगी और एक ये खिंच जाएगी, 2, एक मैं ऐसे खींच लेता हूँ टेढ़ी, एक मैं ऐसे खींच लेता हूँ टेढ़ी, तो कितनी स्पर्श रेखा खिंच गई 4 स्पर्श रेखा खिंच जाती है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि दिया हुआ है 4, ये इसका सही उत्तर है। तो ये हो जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 6 है, बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा धनराशि पर ब्याज नहीं मिलता। तो वो कौन से खाते होते हैं, उन्हें बोलते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट होते हैं वो, या फिर चालू खाता। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन का राशन सामग्री है। कितना है 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री है, तो 300 गुणा 15। अब क्या है, यदि अवकाश के कारण 200 छात्र चले गए हो तो सामग्री कितने दिन चलेगी। तो क्या है 200 चले गए तो 300 में से 200 चले गए, कितने बचे 100 छात्र बचे, और कितने दिन की हमने उसे मान लिया x। इसे सोल्व कर देना। इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है, देखो ये जब हमारे पास आ जाएगा 300 गुणा 15, और जब ये 100 दूसरी तरफ जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा बराबर x। ठीक है, तो क्या है गुणा में है, और जब ये दूसरी तरफ आएगा तो क्या बटे में आएगा, तो ये बटे में आ गया। यहाँ पे क्या है 2 जीरो से 2 जीरो काट दी तो 15 है। इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो कितना हो जाता है 45 हो जाता है इसका सही उत्तर। तो 45 दिन तक वो चलेगा। सवाल नंबर 8वां, तो सवाल नंबर 8वां क्या था, इस इक्वेशन को इससे भाग देना है और हमें पता करना है कि भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा। तो इसे कैसे करते हैं इसको देखिएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये नंबर है इसे हम इस तरह से लिखेंगे, जिसके पास सबसे ज़्यादा x है उसे पहले लिखेंगे, तो x स्क्वायर को पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या है 7x, इसके पास 1x है, और क्या है 14x है ही नहीं, तो ये सबसे बाद में लिखेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हमें भाग करना है, ये भाग करना है, तो भाग किससे करना है x+3 से भाग करना है, तो मैंने लिख लिया x+3। ठीक है, और अब इसे भाग करने का तरीका क्या है, इसे भाग करने का तरीका है, अब यहाँ पे क्या है 1x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 2x है। तो जो 1x है इसकी गुणा अगर मैं x से कर दूं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैं इसकी गुणा अगर x से कर दूं तो मैं x से कर दे रहा हूँ इसकी गुणा। ठीक है, तो हमने देखा सिर्फ इसका पहले वाला देखा, उसके पहले वाला देखा। इससे मैं x से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास जो आएगा x गुणा x कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x गुणा 3 कितना हो जाएगा 3x। इसे मैं करूंगा तो यहाँ से माइनस करूंगा तो यहाँ से ये कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 4x बच गया। अब क्या करूंगा मैं, जो 14 है ये क्या है, ये नीचे कॉपी कर लूंगा तो +14। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे जो x है x को हमें क्या बनाना है 4x बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी गुणा कैसे कर दूंगा 4 से कर दूंगा। तो 4 से गुणा करूंगा तो x गुणा 4 कितना हो जाएगा 4x, और क्या है अब 3 गुणा 4, भाई x से तो कर लिया हमने, अब 3 बचा, 3 से भी करेंगे, 4 3 कितना हो गया 12। अब यहाँ पे मैं माइनस करूंगा तो 4x से 4x कट जाएगा, तो जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा 2। तो हमें यही बताना था, तो ये तो क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा, ये हो जाएगा शेषफल, और ये क्या हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये हो गया हमारा भागफल। भागफल मतलब क्यूटेंट।
इसे बोलते हैं क्यूटेंट इंग्लिश में, वैसे भागफल। ठीक है, तो ये हमें पता करना था। ये हो जाता है हमारा प्रश्न नंबर 8वां। मैं प्रश्न नंबर 9 की बात करूं तो प्रश्न नंबर 9 क्या हो जाता है, प्रश्न नंबर 9 की बात करता हूं। प्रश्न नंबर 9, तो 9 में क्या है, 10,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताओ। ठीक है, तो इसका देखो सिंपल सा हो जाता है। देखो साधारण ब्याज, इसका अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो चक्रवर्ती ब्याज कितना बैठता है। अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं, तो 10% पहले साल में लगेगा, दूसरे साल में 10% लगेगा, और क्या है, इसका भी 1% लगेगा। तो इसका चक्रवर्ती ब्याज में टोटल कितना हो जाता है, 21% हो जाता है। ठीक है, अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो साधारण ब्याज में क्या हो जाता है, साधारण ब्याज में क्या है, पहले साल 10% लगेगा, दूसरे साल भी फिर 10% लगेगा, तो टोटल कितना हो जाता है, 20%। तो दोनों में अगर मैं अंतर निकालूं तो अंतर कितना हो जाता है, 1% का अंतर हो जाता है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10,000 का 1%। तो 10,000 का 1% कितना होता है, 1% होता है भैया 100 रुपया। ठीक है, ये हो जाएगा 100, इसका अंतर हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपया। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप। ये थोड़ा सा प्रो मेथड है, और अगर आप वैसे निकालना चाहें तो पहले इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिएगा फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या होता है उसका, ये होता है P1 + R/100 की पावर टाइम कितना है, 2 वर्ष, माइनस साधारण ब्याज कितना है, PRT/100। P क्या है, इसमें मूलधन है, R क्या है, दर है, T क्या है, टाइम है। इसमें R दर है, P क्या है, मूलधन है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले में लगा के भी निकाल सकते हो, जिसमें क्या है, P क्या हो जाता है, P हमारा 10,000 हो जाता है जो दिया हुआ है, दर क्या हो जाती है, 10% हो जाती है, और ये क्या है, यहाँ पे जो टाइम है वो 2 साल हो जाता है, और यहाँ पे 2 साल लगा देंगे। तो इस तरह से इसका निकल जाएगा। आंसर इसका आना चाहिए 100 रुपया। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 10 की, तो प्रश्न नंबर 10 क्या था, ये दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है, फैक्टर करने। तो इसका कैसे करेंगे, तो इसका पहले सिंपल सा, इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा खोल लेंगे। तो x² माइनस x की गुणा a में होगी तो क्या हो जाएगा, ax, और फिर अंदर होगी तो -x/a। ये पहला स्टेप हो जाता है इसका। अगला स्टेप क्या होगा, फिर से क्या, ये बाहर माइनस है तो अंदर इसकी वो होगी, ब्रैकेट खुलेगा, तो यहाँ प्लस का है तो प्लस का माइनस वाला बन जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा। तो क्या है, जब बाहर माइनस होता है तो अंदर के जो साइन होते हैं वो पलट जाते हैं, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, तो -1। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से मैं कॉमन लूंगा तो मैं क्या देखूंगा, इन दोनों के पास क्या है, इसके पास 1x है, इसके पास 2x है, तो हम 1x तो कॉमन ले ही सकते हैं। तो हमने क्या 1x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x - a। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे क्या है, अगले में देखेंगे। देखो अगला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्या लेना इसका, अगर मैं ये है x/a, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ, देखो इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं इसकी भाग की बात करूँ तो क्या है, प्लस x/a, मैं ऐसे लिख लूँगा x/a, और यहाँ पे क्या है, इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, a/a, सॉरी -a/a। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। मैं ये वाला ऐसे कैसे ही कॉपी कर लूँगा नीचे, x - a, और यहाँ पे क्या करूँगा, 1/a कॉमन ले लूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में a/, ले लिया कॉमन, तो x - a यहाँ पे बच जाता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी x - a है, यहाँ पे भी x - a है, तो x - a कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ क्या बचा, x + 1/a। तो ये इसका सही उत्तर हो जाता है।
तो ये इसका सही उत्तर हो जाता है। तो इसका इस तरह से करना था। अगर मैं सवाल नंबर 11 की बात करूं तो सवाल नंबर 11 में ये फिगर दी हुई है। ये फिगर सवाल नंबर 11 में दी हुई है। ये क्या है? ट्रेंजेंट है, ये ट्रेंजेंट है और ये 80 है, ये 30 है। ओ केंद्र है। हमें बताना है RPB। तो RPB तो कौन सा कोण बना? ये वाला कोण हमें बताना है। तो जो ये वाला कोण होता है ये बराबर होता है कौन से कोण के? इस कोण के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं 80 और 30 110 और 70 180, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। 80 ये है, 30 ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 70। टोटल 180 हो गए। तो अगर ये 70 हो जाता है तो ये वाला भी कितना हो जाता है? 70 हो जाता है, 70 डिग्री हो जाता है। तो जो इसका उत्तर था वो कितना हो जाएगा? 70 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 12 दिया हुआ है, दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना है? 17 28 है, तो उनको परस्पर जोड़ा जाता है। नए बने घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संपूर्ण लिखा हुआ है बस, तो यहाँ पे क्षेत्रफल होना चाहिए था। तो घन का जो आयतन दिया हुआ है 17 28 दिया हुआ है। तो घन का जो आयतन है, ठीक है, घन का आयतन जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है? भुजा का क्यूब या साइड क्यूब, जो कि दिया हुआ है 17 28। यहाँ पे भुजा में अगर x मान लूं तो x क्यूब, ये घनाभ हो गया, ये घनाभ हो गया। इसकी मैं क्या है? x मान लेता हूं भुजा। तो x इसकी लंबाई है, x चौड़ाई है, x ऊंचाई है। मतलब x तो इसकी लंबाई हो गई, x इसकी चौड़ाई हो गई, और क्या है? x ये इस तरह से हो गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी x होगी, ठीक है। अब क्या है? तो x क्यूब कितना हो जाता है? 17 28। 17 28। तो 17 28 को मैं 12 गुणा 12 गुणा 12 भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये 12 का क्यूब होता है, मुझे पता है, आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है सर। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? x बराबर यहाँ से 12 हो जाएगा। तो जो भुजा आ गई घन की वो कितनी आ गई? 12 आ गई। तो ये कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है। तो 12 इसकी लंबाई थी, तो 12 इसकी लंबाई आ गई, और 12 क्या है? ऊंचाई है, और 12 क्या है? इसकी चौड़ाई है। अब क्या है? ये दो घन थे, तो दो घन को मिलाकर क्या है? एक घनाभ बन रहा है। तो दूसरा भी इसमें क्या है? सटके मिला दिया, सटके मिलेगा तो कुछ ऐसी दिखने वाली फिगर आपको दिखेगी, ठीक है। और में से जब मिल जाएगा तो ये वाली फिगर नहीं दिखेगी, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा ये। तो 12 ये हो गया, और क्या है? 12 ये हो गया, और तो ऊंचाई तो 12 रहेगी, और जो इसकी चौड़ाई है वो 12 रहेगी। देखो ये चौड़ाई जो है वो तो 12 ही रही, और जो ऊंचाई है वो भी 12 ही रही, जो ऊंचाई है ये भी 12 ही, लेकिन जो लंबाई है वो 12 + 12 हो गई, ये कितनी हो गई? 24 हो गई। तो जो इसका घनाभ की बात करूं मैं, घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल, वो कितना होता है? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूं, जो लंबाई है जो कि L लिया मैंने, 24 हो गई, और ऊंचाई जो है, ऊंचाई मतलब कि h है जो, वो क्या हो गई? 12 हो गई, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई मतलब कि क्या? ब्रेथ, वो कितनी? वो 12 की 12 ही रही, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है वो बढ़ेगी। इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास आ गया 2 गुणा लंबाई कितनी है? 24 है, चौड़ाई मतलब ब्रेथ कितनी है? 12, प्लस चौड़ाई कितनी है? 12, ऊंचाई कितनी है? 12, प्लस ऊंचाई कितनी है? हाइट कितनी है? 12, और लंबाई कितनी है? 24। ये आ जाता है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? देखो
इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है। तो इसे छोटा करने के लिए, ताकि कैलकुलेशन छोटी हो जाए, तो क्या करूँगा मैं 12 को कॉमन ले लूँगा। तो 12 को मैं अगर कॉमन ले लूँ तो क्या है मेरे पास आ जाएगा 12 गुणा 2, अंदर क्या बचेगा 24 प्लस 12 प्लस 24, 24 और 24 48 प्लस 12 60। तो ये हो जाएगा 12 गुणा 2 गुणा 60, मतलब कि 12 दूनी 24 गुणा 60। तो 24 गुणा 60 क्या होता है, 24 6 का 144, 144 और एक जीरो और चिपका देंगे, इतना सेंटीमीटर वर्ग हो जाता है या मीटर वर्ग। तो ये दिया हुआ था सेंटीमीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। ठीक है सर। जो अगला सवाल है वो क्या है, समांतर मध्य ज्ञात करना है। ये टेबल दी हुई है, इसका क्या है समांतर मध्य ज्ञात करना है। देखो ये मान लिया मैंने 13वां सवाल है, 13वां सवाल है, ये क्या है पद, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बारंबारता। ठीक है, तो पद क्या है 4 6 8 10 12 14। ठीक है, और बारंबारता क्या दी हुई है 3 4 2 2 6 8 2 2 6 8। ठीक है, तीसरा कॉलम भी बना लेते हैं। तो तीसरा कॉलम किसका बनेगा, देखो जो पद है वो हो जाएंगे, इसे हम कर लेंगे x, ये होता है x, ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब f से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पे आएगा fx। fx का क्या मतलब है, तो जो पद है उसे हमने x मान लिया, बारंबारता को फ्रीक्वेंसी मतलब f मान लिया, ये हो जाता है fx। तो इनकी गुणा करनी है आपस में। तो मैं अगर इनकी गुणा करूंगा तो 4 और 3 की गुणा करी मैंने, तो 4 तिया कितना हो गया 12 आ गया, ये आ गया 12, 6 चौक कितना आ गया 24 आ गया, 8 दूनी कितना आ गया 16 आ गया, और ये 10 दूनी कितना आ गया 20 आ गया, 12 6 72, 14 8 112। तो ये हो जाता है हमारे पास। अब क्या है इनका योग कर लेंगे, तो इसका मैं करूंगा योग, तो कितना हो जाएगा 4 4 2 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 का 6 हासिल 4 5 6 7, 7 दूनी 14 और एक 15, 15 का 5 हासिल 1 256। इसे क्या लिख दूंगा मैं, इसे लिख दूंगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स आ गया ये। इसकी बात करूंगा तो ये कितना आ जाएगा सिग्मा एफ, क्या हो जाएगा सिग्मा एफ, इसे जोड़ूंगा 8 6 14 2 16, 16 4 20 और 5 25, ये हो जाएगा 25। अब समांतर मध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, समांतर मध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता है। तो इसकी वैल्यू रख लेंगे 256 बटे 25 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 256 बटे 25, इसका उत्तर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 14 की बात करते हैं। वो क्या कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो सबसे पहले हम प्रकार में क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और क्या है ऐसे खींच देंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से दिखने वाली फिगर आ जाएगी, और यहाँ पे जो बिंदी है वो केंद्र हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, तो यहाँ से एक बिंदी लेंगे, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर प्रकार में करेंगे और 6 सेंटीमीटर का एक चाप मारेंगे, तो वो कुछ ऐसा दिखने वाला चाप होगा, वो कुछ ऐसा चाप लग जाएगा, और केंद्र से कहीं पे भी इस चाप को मिला देना है। ये यहाँ पे मैंने मिला दिया, तो ये 6 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो लाइन है ये एक वृत्त की व्यास बनाना है आपको, ये व्यास होना चाहिए एक वृत्त का। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आधे से करने पड़ेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी ली प्रकार में, एक चाप यहाँ पे मारा और एक चाप यहाँ पे मारा, फिर यहाँ पे रखने के बाद दूरी सेम रखने के अनुसार एक चाप यहाँ पे मारा, एक चाप यहाँ मारा। तो दोनों केस में क्या है दूरी हमें समान रखनी है, जो इसमें ली थी इस वाले चाप में और इस वाले चाप में, दूरी नहीं बदलनी है। तो इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों को जब हम मिला देंगे, ये दोनों को यहाँ पे मिला देंगे तो ये बिंदी आ जाएगी। इस बिंदी से फिर हमें क्या है यहाँ पे प्रकार रख के और इतनी दूरी लेके एक गोला बना देना है, तो कुछ ऐसा दिखने वाला गोला आएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, जो ये गोला ये वाली बिंदी है
और जो इस सर्कल को काटी, ये वाली बिंदी, इसको हमें मिला देना है। तो अगर मैं इसको मिला दूं तो मेरे पास, तो इसको मिला दूं तो ये स्पर्श रेखा कुछ ऐसी दिखेगी। तो ये हमें करके आना था। इसके बाद सवाल नंबर 15 की मैं बात करूं तो 15 में क्या है, तो सवाल नंबर 15 में दिया हुआ था a दिया हुआ है x ये दिया हुआ है इसके गुणनखंड, और b ये दिया हुआ है। तो a इंटरसेक्शन b, a यूनियन b हमें फाइंड करना है। तो मैं आपको समझा देता हूं। अभी इसमें क्या करना है, सिंपल है बहुत। इसके मैं गुणनखंड करूंगा, तो अगर मैं इसके गुणनखंड करूंगा तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ सिंपल क्या आ जाएंगे गुणनखंड आ जाएंगे x माइनस 3 और x माइनस 2। तो आप करके देख लीजिएगा, इसके गुणनखंड ये आएंगे। तो a का ये हो जाएगा, तो जो a हो जाएगा ये, b हमारे पास ये दिया हुआ है। तो a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में होता है, हम ये देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब मैंने बताया था, अगर ये ऐसा है तो थोड़ा सा नीचे करके c बना दो। तो c का मतलब कॉमन। तो कॉमन क्या क्या है इसमें, x माइनस 3, इसके पास भी x माइनस 3 है, इसके पास भी x माइनस 3 है। तो जो a इंटरसेक्शन b हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 3। मैं बात करूं a यूनियन b की, तो a यूनियन b में क्या होता है, सबको ले लेते हैं एक एक बार, सबको एक एक बार लेना है। तो सबको एक एक बार ले लेते हैं। तो हमने ले लिया पहले x माइनस 3, फिर ले लिया x माइनस 2, फिर ले लिया x प्लस 2, उसके बाद x माइनस 3 हमारे पास पहले भी था, तो हम दोबारा से नहीं लेंगे, तो ये इसका उत्तर हो जाता है। तो 15वां ऐसे करना था। इसके फैक्टर करने आपको आते होंगे, मैं आशा करता हूं, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया। तो अगला सवाल क्या है, तो सवाल नंबर 16 है, हमें इसको हल करना था। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी ब्रैकेट अगर ऐसी दिया हुआ है तो सबसे पहले हम अंदर वाले कमरे में घुस के उसको सोल्व करते हैं। उसकी सफाई कैसे करेंगे, सबसे अंदर वाले कमरे में घुस के। तो अब सबसे अंदर वाले कमरे में हम घुसे, हमने देखा -3/2 का स्क्वायर करना है। तो -3/2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/4। तो 9/4 आ जाएगा। और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या आती है वो प्लस की आती है। तो हमारे पास कुछ ऐसा दिखने वाला आ जाता है, -3, इसके बाद भी माइनस है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 9/4 का -3 है, तो 9/4 को हम क्या करेंगे, 4/9 कर लेंगे कि पावर 3। ये हमारे पास अब बच गया और बाहर माइनस है। तो जब भी पावर माइनस की होती है तो अंश हर में बदल जाता है, हर अंश में बदल जाता है, इतनी बात है। तो फिर प्लस की पावर हो जाती है वो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पावर जो थी वो माइनस की थी, ये माइनस की होने की वजह से हमने इनको पलट लिया। अब क्या करेंगे, देखो 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो ये हो जाएगा 64 बटे 9 का क्यूब करेंगे, 9 9 81, 81 में 729, और क्या बाहर माइनस था तो माइनस रख देंगे। तो ये इसका उत्तर होना चाहिए था। सवाल नंबर 17 की बात करें तो सवाल नंबर 17 में क्या है, एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 1 और 6 0 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 लाख एक शहर की जनसंख्या है जो बढ़ के प्रतिवर्ष बढ़ती है और बढ़ के कितनी हो जाती है, तो सवाल नंबर 17 में क्या है, जनसंख्या है 10 लाख से बढ़ के 11,57,625 हो जाती है। तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो जनसंख्या कितनी है, मान लो 10 लाख है, 3 4 5, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हर साल कितनी बढ़ रही है, x। तो पहले साल कितनी बढ़ी, x/100, फिर दोबारा से अगले साल बढ़ी x/100, फिर दोबारा से x/100, और कितनी हो गई, 11,57,625। अब इसके बाद क्या है, देखो हम ये 6 0 है, ये 6 0 है, ये काट ली, और ये भी 6 0 है। तो हमारे पास क्या बचा, जो हमारे पास बचा वो कुछ इस तरह के दिखने वाली बची, x³
बराबर 1 1 5 7 6 2 5। अगर मैं इसका क्यूब करूं, देखो क्या सबसे सिंपल तरीका होता है, सीधे हाथ की तरफ से 3 3 का ग्रुप बना लो। यहाँ क्या आया 1, तो 1 यहाँ आ जाएगा, ये 5 है, तो ऐसा किसका क्यूब होता है जिसके बाद में 5 होता है, तो हमेशा 5 ही होता है, आखिरी में 5 15 25 कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या आ गया 100 और बीच में भी कुछ संख्या होनी चाहिए, तो पता चला ये 0 है। तो जो x का मान आ गया यहाँ पे 105 आ गया, मतलब कि 105 का क्यूब ये होता है। ठीक है, मुझे पता था तो मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, आप निकाल सकते हो इसके गुणनखंड करने के बाद। ठीक है, x इक्वल टू 105 हो जाता है, तो 105 हो गया तो कितना बढ़ रहा है, तो 100 का 105 हो रहा है, 100 का 105 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है 5% प्रति वर्ष बढ़ रहा है। तो हमें यहाँ से पता चला 5% इसका सही उत्तर था, 5%। तो 18वां सवाल, एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, 5 मीटर दीवार की जो लंबाई है, लंबाई कितनी है 5 मीटर, और क्या है ऊंचाई कितनी है 3.5 मीटर, और मोटाई कितनी है 33 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, और उसने फिर ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, ये तो किसकी थी दीवार की, ये तो दीवार की हो गई। और फिर क्या है, जो उसने ईंट है, ईंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई दी हुई है, तो ईंट की जो लंबाई चौड़ाई मोटाई दी हुई है, लंबाई चौड़ाई और क्या है मोटाई, वो कितनी दी हुई है 25 10 और 7.5, 25 10 7.5, ये सब के सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, ये मीटर में है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 3.5 को हम बदलेंगे तो 350 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये पहले से ही सेंटीमीटर में है। अब हमें बस इतना करना था, इसको तीनों की गुणा करनी है, 500 गुणा 350 गुणा 33, ये क्या आ जाएगा दीवार का आयतन। तो हमें क्या करना था, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन ये हो जाता है, ईंट का आयतन कितना हो जाएगा, इन तीनों की गुणा कर लेंगे, 25 गुणा 10 गुणा 7.5। जब 7.5 की 10 से गुणा होगी तो 10 हट जाएगा, 7.75 आ जाएगा। ठीक है, तो दशमलव हटा दी, ये 10 काट दिया। अब 25 की बात करें, 25 दूनी 50, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20, 25 तिये 75, 25 एकम 25, 25 14 पे चल जाएगा, ये 3 से इसे मैं काटूंगा तो ये 11 पे चल जाएगा। तो मेरे पास कितना आ गया 14 दूनी 28, 280 गुणा 11। तो 280 गुणा 11 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 280 और 280 ऐसा कुछ बनेगा, तो 0803, तो मेरे पास आ जाएगा 3080। तो 3080 इसमें लगेंगे, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3080 ईंट इसमें लगेंगी। ठीक है, ये सवाल नंबर कौन सा था, सवाल नंबर 18 सवाल था, आखिरी सवाल था 2 नंबर का। तो इस तरह से क्या है, ये पूरा पेपर सोल्व हो जाता है। कुछ सवाल इजी थे, सुपर टेट लेवल था, तो मैंने ये जो आपको सॉल्यूशन दिया है वो भी सुपर टेट लेवल से दिया है। तो सुपर टेट लेवल का सवाल इतना आसान बन जाता है, देखो ये वाला सवाल मैंने कितना आसान बना दिया। अगर आप उसे थियोरिटिकल लेके जाते जैसे आपका मॉडल पेपर में या गाइड में दिया हुआ है, तो आपका जो सुपर टेट का टेट भी नहीं निकलेगा। तो जो ये लेवल है टेट का लेवल भी, यूपी टेट का लेवल, सी टेट का लेवल भी ऐसे ही आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे सीखें, मैं आपको अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊं इस तरह की, तो बहुत सारी ट्रिक है। क्यूब निकालने की ट्रिक, ये मैंने डायरेक्ट निकाल लिया 105। तो ये क्यूब कैसे निकाला मैंने, ये कुछ तरीके होते हैं, ट्रिक होते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं बताऊंगा कि मैंने 5 बार टेट का पेपर कैसे निकाला है अभी तक। तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मिलते। और जल्दी टेट का जो सिलेबस है, जो कोर्स है, वो शुरू होने वाला है 1 तारीख से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं वहां पे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।